अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 आगा खान बोर्ड न्यू सिलेबस 2025-26 वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूँ। चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, जिसकी ऑलरेडी मैं पहली वीडियो अपलोड कर चुका हूं। स्ट्रांगली 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 रिकमेंड करता हूं कि इस वीडियो से पहले वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो पे हम जो एसलोस कर रहे हैं वो पिछले आपके पास एसलोस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ऑलरेडी जो मैं क्लास 9 की प्लेलिस्ट में चैप्टर अपलोड कर चुका हूं अकॉर्डिंग टू एसएलओस, वो है रियल नंबर, लॉगरिथम, सेट थ्योरी, फंक्शन एंड ग्राफ, फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, और जनाब अब मैंने स्टार्ट किया हुआ है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। चलें आइए स्टार्ट करते हैं आज का एसएलओस। जनाब जो आज हम डील कर रहे हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स देख रहे हैं लीनियर इक्वेशंस के। तो ऑलरेडी पिछली वीडियोस में लीनियर इक्वेशन को डिस्क्राइब कर चुका हूं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने ऑलरेडी वो वीडियो देखी है। तो बेसिक लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के टेक्निक आपको आती है। आज जो मैं जिस चीज पे फोकस करूंगा, मैं फोकस करूंगा कि किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो जनाब जब आपको लीनियर वर्ड प्रॉब्लम्स को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है तो आपके चार सिंबल्स बड़े ही जरूरी होते हैं, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए वर्ड्स में। यानी अगर ये वर्ड्स आएंगे तो वो इस सिंबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी एडिशन के लिए द सम ऑफ ए प्लस बी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए प्लस बी, बी एडेड विथ ए, बी मोर देन ए इंक्रीज बाय बी, यानी ये दो चीजों की एडिशन पर बात हो रही है। ए इंक्रीज बाय बी, द टोटल ऑफ ए बी। देखें ये सब के सब सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन में द प्रोडक्ट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए टाइम्स बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये सैंपल होते हैं। माइनस में द डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए डिक्रीज बाय बी। देखें वर्ड्स देखें जो खाली इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी लेस देन ए। डिवीजन में ए डिवाइडेड बाय बी, द क्वेश्चन ऑफ ए बी, ए डिवाइड्स बी, बी divided into a, the ratio of a b, a over b, a पर b। यानी ये सब के सब स्टेटमेंट खाली इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि हमारे पास क्या वर्ड्स है और हम उसको किस तरह से आपके पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो मैंने थोड़े से वर्ड्स आपके पास दिए हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं स्लोली ग्रेजुअली आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में बताता रहूंगा। अब जनाब सेकंड आपको यह पता होना चाहिए, जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम हो तो आपने वर्ड प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करना है, बहुत केयरफुली वर्ड प्रॉब्लम को रीड करना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स प्रॉब्लम आपने एक वेरिएबल उसको एलोकेट करना है, अज्यूम करना है, वेरिएबल लेट करना है। फिर आपने राइट करना है वर्बल मॉडल, यानी आपने उस स्टेटमेंट जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और जब आपने इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो उसके बाद आपको सॉल्व करना है और फिर एंड में जो भी प्रॉब्लम हो उसका आंसर को इंटरप्रिटेट करना है। तो जनाब राइट इक्वेशन इन वर्ड्स, यानी इक्वेशंस को वर्ड में लिखना है, फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है इक्वेशन को, फिर उसको सॉल्व करना है और जो भी वो क्वेश्चन कर रहा हो उसका आंसर देना है। दूसरे अल्फाज में इंटरप्रेटेट का मतलब यहां पर यह होगा कि उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली एक वर्ड प्रॉब्लम के जरिए। जनाब एक वर्ड प्रॉब्लम है और बहुत केयरफुली समझिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स
एक्चुअली आपको आइडिया देंगे कि हम किस तरह से एक प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते हैं। कहता है द सम ऑफ टू नंबर इज 34, यानी अगर दो नंबर्स हैं उनका सम 34 हो। अब वो दो नंबर्स कौन से होते हैं? 39 ये भी हो सकते हैं, 35 4 ये भी हो सकते हैं, बहुत सारी कॉम्बिनेशन हो सकती हैं। अब उसके बारे में एक्स्ट्रा और बता रहा है, वन नंबर इज 3 लेस देन, लेस मतलब माइनस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय 2, ऑर्डर मींस सेकंड। तो देखें, इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने के लिए पहले वर्डिंग्स को समझिए कि वर्डिंग्स आपके पास क्या है और आपने किस तरह से इसका आंसर देना है। पहले तो वर्बली आंसर देने की कोशिश करें। ओके, हो सकता है कि एक नंबर 30 हो, दूसरा 9 हो, पर इसने क्या कहा? वन नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस ऑफ ऑर्डर, यानी वन नंबर इज मतलब इक्वल टू 3 लेस देन, यानी 3 कम कर दो, ट्वाइस ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कितना है? 9। तो मैंने जैसे एक वर्बल आइडिया ले रहा हूं कि अगर मैं एक नंबर को 30 कह रहा हूं और दूसरे को 9 कह रहा हूं, तो क्या वो स्टेटमेंट मान रहा है? ये हो जाएगा 18 माइनस 3, बिल्कुल नहीं मान रहा, यानी 39 आपके पास आंसर नहीं। ऐसे बहुत सारे आप अज्यूम कर सकते हो, लेट कर सकते हो, और डेफिनेटली यहां से भी आंसर पहुंच सकते हो, पर ये बहुत टाइम ले जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा। तो बेस्ट ये है कि आप लेट करें कि भाई एक नंबर आपके पास x है और दूसरा आपके पास y है, ये दो नंबर्स हैं, और हमें कहा गया है कि दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 39। तो y का सेकंड नंबर का आंसर बना लें, x वहां शिफ्ट होगा इन टर्म ऑफ x। तो जो सेकंड नंबर है इन टर्म ऑफ x ये है, यानी अगर x x है तो सेकंड नंबर 39 माइनस एक्स। अब ये दो नंबर्स एक ही वेरिएबल के फॉर्म में आ गए, और एक ही वेरिएबल के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है ताकि आप एक ही इक्वेशन डेवलप कर सकें एक ही वेरिएबल में, ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक नंबर, ये जो एक नंबर इज यहां पर इक्वल टू शो करेगा। ये जो एक नंबर है वो 3 लेस, यानी -3 कम करना होगा, लेस देन ट्वाइस ऑफ ऑर्डर, यानी दूसरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से 3 लेस कर दो। बेसिकली वो ये बोलना चाह रहा है आपके पास, ठीक है? वो कह रहा है एक नंबर 3 छोटा है 2 टाइम्स दूसरे नंबर के, यानी 2 टाइम दूसरे नंबर से 3 माइनस करो तो पहले नंबर के बराबर आ जाता है। तो भाई y की वैल्यू तो हमने निकाली हुई है, 39 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3, और देखें ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई, ये सिंपली एक लीनियर इक्वेशन बन गई इन टू वेरिएबल। और अब मुझे क्या करना है? अब सिर्फ मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा आपके पास, भाई अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी बेसिक सा कैलकुलेटर यूज करेंगे, 39 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 78। फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस के 2x, -3, ये -2x उधर ले आऊंगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, 73 से 3 जाएंगे तो 75 बच जाएंगे, 3x 75, फिर 3 से 75 को डिवाइड कर देता हूं, और जब 75 को 3 से डिवाइड करूंगा, 75 को 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 25, यानी एक नंबर 25 था, अब दूसरा नंबर आपके पास 39 माइनस 25 है, यानी दूसरा नंबर आपके पास होगा 39 में से 25 निकालेंगे तो दूसरा नंबर आपके पास 14 है, यानी ये दूसरा नंबर आपका y की वैल्यू 14 है। और देखें जब मैं 25 को 14 से ऐड करूंगा तो आंसर 39 आएगा, और 25 एक्चुअली अगर मैं 2 टाइम्स सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करूं और -3 कर दूं
तो ये स्टेटमेंट भी वेरीफाई हो जाता है, यानी जो सेकंड स्टेटमेंट था हमारा ये भी वेरीफाई हो जाता है। और देखें 25 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और यहां पर आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी और आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट में मुझसे शेयर करें। चलें जी, नेक्स्ट में मूव करते हैं, एक और प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करते हैं। ओके, कहता है 3 टाइम्स द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर को समझ लेते हैं भाई। 1, 3, 5, 7 ये ऑड नंबर होते हैं और कॉन्सिक्यूटिव मतलब 1 के बाद 3, ये एक दूसरे के कॉन्सिक्यूटिव है या है। तो ये कॉन्सिक्यूटिव की आपके पास बेसिक सी डेफिनेशन है। तो भाई अगर ये कॉन्सिक्यूटिव है तो अगर मैं आप इसमें नोटिस करो 1, 3, 5, 7 इन सब में 2-2 का गैप है, यानी अगर कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर होगा अगला नंबर एग्जैक्टली उसमें 2 ऐड करके मिल जाएगा। तो अगर एक नंबर हमारा x होगा तो अगला लाजमी तौर पर उसमें 2 ऐड करोगे वो मिल जाएगा और ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर होंगे आपके पास। अब प्रॉब्लम पे आ जाता हूं, प्रॉब्लम क्या कह रहा है हमें। अब प्रॉब्लम हमें यह कह रहा है कि 3 टाइम्स सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, यानी एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर और दूसरा कॉन्सिक्यूटिव नंबर, 3 टाइम्स द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 56। तो वो कह रहा है जब 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करूंगा और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर ये आएगा। अब वो पूछ रहा है 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या है। ओके, 3x और x कितने हो जाएंगे, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 516। चेक करें अगर ये 516 डिवाइड होता है 3 से तो फिर बिंगो, और ये बिल्कुल होता है। 516 डिवाइडेड बाय 3 तो ये 1 टाइम्स और ये 172 टाइम्स। 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 172, फिर 2 वहां जाके माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 172 माइनस 2, 2x अब ये 170 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए 5, सो 170 डिवाइडेड बाय 2, 3 नहीं होगा 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 85। तो जनाब इसका मतलब पहला नंबर 85 था तो उसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर अगला होना चाहिए 87। और आप नोटिस कर लें जब 3 को इन दोनों के जमा से ऐड किया जाएगा तो देखें 3, 87, 85 प्लस 87 172 हो जाएगा और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 516 ही आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से स्टेटमेंट वेरीफाई किया है मैंने और किस तरह से इक्वेशन इसको डेवलप किया है। ओके, तो जनाब अगर आप ये बात समझ आ गई तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर लीजिए और ऑफ कोर्स आंसर को कमेंट में शेयर कर दीजिएगा। ओके जी, नेक्स्ट 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 चलते हैं। आंसर आने चाहिए 21, 22, 23 आपके क्वेश्चंस के और उम्मीद करता हूं वो आ भी जाएंगे। अच्छा जी, अब हम आगे मूव करते हैं और मैं थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम आपको करवा लेता हूं। डिफरेंट प्रॉब्लम आपके पास है एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग परसेंटेज एंड रेट। अब परसेंटेज रेट में कुछ एप्लीकेशन आपके पास हम एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। ये थोड़ी सी मैंने थ्योरी दी है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप चाहें और आपको यहां पर इंटरेस्ट वगैरह का अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो थोड़ी सी ये रीड कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं। इंटरेस्ट बराबर होता है
प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट एक ऐसा अमाउंट होता है जो आप क्या करते हो, आप फॉर एग्जांपल बैंक से कुछ पैसे लेते हो, वो बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट होता है। और बैंक क्या कहता है कि मैं आपको 1 साल के लिए अगर ये पैसे दे रहा हूं तो इतने इंटरेस्ट पे मैं दूंगा, इतने आपके परसेंटेज पे दूंगा कि इस पैसों की इतनी परसेंटेज हमारे पास जो होगी वो आपको देनी होगी, और आपको जितना टाइम लोगे वो टाइम भी आपको मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली ये वो अमाउंट होगा जो आपको आपके पैसों का एक्स्ट्रा बैंक को देना होगा। यानी आपने अगर उससे 10,000 रुपए लिया है बैंक से, तो ये आई बेसिकली वो अमाउंट होगा जो आपको बैंक को एक्स्ट्रा 10,000 रुपए देना पड़ेगा। तो चलें प्रॉब्लम से इसको और समझाते हैं और उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं ताकि आपके पास एक और अंडरस्टैंडिंग हो। कहता है वुमेन इन्वेस्टेड, एक औरत ने $5,000 इन्वेस्ट किए इन द अकाउंट दैट अर्न, जिससे 5,000 रुपए जब उसने इन्वेस्ट किए तो उसको 1/4 जिसका मतलब होता है 5.25% सिंपल इंटरेस्ट, यानी उसको इस अमाउंट का इतना परसेंट उसको मिलेगा पर ईयर, यानी साल में उसको इतना मिल जाएगा। इफ द मनी इज इन्वेस्टेड, अगर पैसे उसने 3 साल तक इन्वेस्ट किए हैं, हाउ मच मनी इज इन द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years, यानी जो 5,000 रुपए उसने रखे थे प्लस जो 3 साल में उसने कमाया होगा इस इंटरेस्ट से, तो उसका अमाउंट प्लस जो उसने कमाया होगा वो टोटल अमाउंट कितना होगा, बेसिकली वो ये पूछ रहा है। तो भाई चलें जी, अगर हमें इसको देखना है तो वेरी सिंपल, सबसे पहले हमें इंटरेस्ट निकालना होगा कि उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और वो किसके बराबर होता है, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। तो इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट इसका है 5,000 रुपीज, यानी उसने इतना इन्वेस्ट किया था, रेट दिया हुआ है इसका 5.25%, और टाइम उसको 3 साल देना होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5,000 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज को हम 100 से डिवाइड करके, यानी परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, और ये 3, और मैं अगर इन सबको एक स्टेप में सिंप्लीफाई कर दूंगा, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0.0 100 से डिवाइड करेंगे, और फिर मैं क्या कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो जनाब मेरे पास जो इंटरेस्ट आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है 787.5। ओके, अब ये तो उसको 3 साल में इतना पैसा एक्स्ट्रा मिला। अब टोटल अमाउंट कैसे होगा, उसका अपना अमाउंट प्लस ये अमाउंट जो उसको उसने 3 साल में कमाया है, तो 5,000 और ऐड कर देंगे, तो टोटल जो उसका अमाउंट होगा वो 5,7,8,7.5 होगा। और ये अमाउंट बेसिकली उसने क्या किया होगा, ये अमाउंट उसको मिला होगा उसके 3 साल की इन्वेस्टमेंट पर। ओके जी, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के प्रॉब्लम्स मैंने लिए हैं, वो सब लीनियर इक्वेशंस में हैं। इसको आप वीडियो रोक के इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चलें जल्दी से एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए। कहता है नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास है अ कॉलेज बुक स्टोर, यानी एक कॉलेज का प्रॉब्लम है। चलें इस प्रॉब्लम को भी पढ़ लेते हैं। A college bookstore use a standard markup of 40% on all the books purchased wholesale from the publisher. If a bookstore sell
a calculus book for this much, what was original wholesale cost? यानी बेसिकली कॉस्ट पूछ रहा है। अब वो ये बोल क्या रहा है ये मैं आपको समझा देता हूं। भाई एक कॉलेज बुक स्टोर यूज अ स्टैंडर्ड मार्कअप 40%, यानी 40% उसको आपके पास कमाना होगा ऑन ऑल द बुक परचेज होलसेल फ्रॉम द पब्लिशर इफ द बुक स्टोर सेल। अब यानी कि उसने 40% जो है कम पैसों में ली थी। इफ द बुक स्टोर सेल द कैलकुलस बुक उसने इतने में बेसिकली सेल की है। अब ली तो 40% कम में थी, इतने में सेल की है। व्हाट वाज द ओरिजिनल होलसेल प्राइस? तो इसका मतलब ये है, अगर आप नोटिस करें, देखिए ये लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगा। यानी ये बेसिकली 40% आपके पास, इससे 40% चीप पैसे आपके पास उसने लिए होंगे। ये तो एग्जैक्टली आपके पास 40% ज्यादा वाले पैसों के इसने बेचा है आपके पास, यानी उसको तो 40% कम मिला होगा। तो देखो इसी स्टेटमेंट को कैसे लिख सकता हूं, इस स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि इसने ये जो बेचा होगा ना 40%, 100% टोटल पैसे होते हैं, 40% तो उसको कम मिला, तो मैं कह सकता हूं 60% ऑफ ओरिजिनल, यानी 60%, बल्कि इनफैक्ट इसने तो 40% ज्यादा पैसों में बेचा होगा, क्योंकि उसको 40% कम में मिला होगा, तो ये जो पैसे आए होंगे ये 40% ज्यादा पैसों में उसने बेचा होगा। तो 100 पहले होते हैं, 40 और हो गए, तो ये 140% पैसों का आपके पास ओरिजिनल का होगा, यानी 140% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट जो है वो ये है। भाई 100%, यानी जब उसने खरीदा होगा ना, उसने क्या होगा, उसने 40% कम इसके खरीदा होगा। तो बेसिकली अगर 100% कोई चीज होती है तो उसने 40% ज्यादा में प्रॉफिट रख के उसने दिया होगा, ये क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है। अब उसने जो होलसेलर से लिया होगा वो 40% कम पैसों में लिया होगा, तो जो उसने बेचा है 100% से 40% उसने और कमाया होगा, तो ये 140% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट होगा। ये ओरिजिनल अमाउंट है, ये 140% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट ये होगा। और यहां से देखिए मैं वैल्यूज निकाल सकता हूं, ये 100 से डिवाइड कर दिया, ऑफ मल्टीप्लाई में होता है। एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन आपके पास डेवलप हो गई, जीरो हटा सकते हैं। अब यहां पर आप सिंपली क्या करेंगे, 179.2 इसको ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दें। पिछली क्वेश्चन में आपको, पिछली वीडियो में मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 179.2 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 140। तो बेसिकली उसको जो बुक आई थी वो $128 की आई थी, वो $128 की आई थी, और उसने 40% कमाए उस पे, तो उसने 179.2 की उसने बेच दी। तो इस तरह से ये एक छोटी सी लीनियर इक्वेशन की एक और एप्लीकेशन मैंने बताई एक और सिनेरियो में। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। अच्छा जी, वीडियो रोक के ये वाला प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। अब एक प्रॉब्लम मैं आपको और करवा देता हूं, उसके बाद जो रेस्ट है वो आपको खुद देखने होंगे। मजे मजे के प्रॉब्लम मैंने यहां पर रखे हैं, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, मजे मजे के प्रॉब्लम मैंने रखे हैं। और मैं, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ मजीद वर्क करना, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से आप मेरे साथ लर्न कर सकते हैं और बेहतर स्कोर्स को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब ये एक लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। ओके, सो कहता है माइकल हैड 10,000
टू इन्वेस्ट इन 2 डिफरेंट म्यूचुअल फंड। यानी माइकल ने बेसिकली क्या किया है, $10,000 दो डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्ट किया है। वन वाज अ relatively safe bound fund that average 4% return on the investment at the end of the year one. The other fund was a risk stock fund that averaged 7% return in 1 year. McGill's पोर्टफोलियो ग्रो टू, भाई 10,000 से $10,625 हो गए, यानी $625 उसने कमा लिए दोनों फंड से। हाउ मच मनी डिड मैगल इन्वेस्ट इन ईच फंड? तो बेसिकली वो ये पूछना चाह रहा है कि भाई साहब ये मैगल साहिबा ने 10,000 रुपए में से कितने पैसे पहले फंड में इन्वेस्ट किए और कितने पैसे दूसरे फंड में इन्वेस्ट किए। तो प्रॉब्लम बहुत सादा है भाई, आपके पास मैगल के पास $10,000 है, उसने दो आपके पास फंड्स में इन्वेस्ट किए। एक फंड उसको 4% रिटर्न दे रहा है 1 साल के बाद, और दूसरा दे रहा है 7%। 7% क्यों दे रहा है? क्योंकि वो रिस्की है, उसमें अप एंड डाउन के ज्यादा चांसेस है। पर अच्छी बात यह है कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसको फायदा ही हुआ है, $625 का फायदा हुआ है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई इसको पहले फंड में कितने पैसे इन्वेस्ट किए और दूसरे फंड में कितने पैसे इन्वेस्ट किए। नॉर्मली यही होगा, पहले फंड में ज्यादा किए होंगे क्योंकि वो सेफ है, वहां पर रिटर्न मिलने के 100% चांसेस होंगे, और दूसरे में थोड़े कम ही किए होंगे। पर चले देखते हैं कैसे। अब देखें प्रॉब्लम को मैं डेवलप किस तरह से कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई फर्ज करते हैं कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है पहले बाउंड में, जो हमें 4% दे रहा है, वो मैंने एक्स रुपीस किया है और एक्स डॉलर किया है। तो जाहिर बात है टोटल मेरे पास कितने हैं, 10,000। अगर मैं एक्स डॉलर पहले वाले में इन्वेस्ट करता हूं तो दूसरे वाले में इस 10,000 रुपए में से वो एक्स डॉलर निकालने होंगे, तो वो दूसरे वाले में इन्वेस्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले वाले में मैंने कितने किए, $2,000, तो ऑफकोर्स दूसरे वाले में कितने किए होंगे, 10,000 से माइनस करूंगा 2,000, तो 8,000 दूसरे वाले में किए होंगे। तो अब मुझे ये तो नहीं पता ना कि पहले वाले में मैंने कितने किए और दूसरे वाले में कितने किए, तो मैंने फर्ज कर लिया कि पहले वाले में मैंने एक्स डॉलर इन्वेस्ट किया है और दूसरे वाले में फिर मैंने किए होंगे 10,000 माइनस एक्स, और ऑफकोर्स दोनों का जमा 10,000 होना चाहिए क्योंकि मेरे पास थे वो पैसे उतने। अब फायदा, अब जो पहले वाले का मुझे पैसा मिल रहा है, अगर मैं पहले वाले में मैंने एक्स डॉलर इन्वेस्ट किए हैं तो साल के बाद 4% ऑफ एक्स डॉलर मुझे मिलेगा, यानी इसका 4% मुझे फायदा मिलेगा, जिसको लिख सकता हूं 4 डिवाइडेड बाय 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और ये 100 से डिवाइड होना मतलब 0.04, जस्ट डिवाइड कर लें 0.04। अब इतना पैसा, इतना फायदा मुझे मिलेगा इस वाले बाउंड से, यानी 0.04x ये मुझे रिटर्न मिलेगा, जो भी मेरा x होगा 1 साल के बाद ये मेरा रिटर्न मिलेगा। सिमिलरली सेकंड वाला 7% है तो 0.07 इस अमाउंट का मिलेगा, यानी जो भी अमाउंट होगा उसको 0.07 से, यानी 7% है ना, 7% को डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.07 आपके पास मिलेगा। तो ये इससे मिलेगा। अब जनाब मुझे पहले वाले से जो पैसे मिलेंगे मेरी इन्वेस्टमेंट के वो ये होंगे, प्लस मेरे दूसरे वाले से जो मुझे पैसे मिलेंगे वो ये होंगे, और ये दोनों पैसे उसने मुझे बता दिए हैं 625 होना चाहिए। भाई ये दोनों पैसे तो उसने मुझे बता दिए ना कि ये दोनों पैसे एक्चुअली होने चाहिए 625 रुपीज, क्योंकि यही फायदा आया था। तो भाई अब जल्दी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0.4x प्लस, जब मैं 0.07 मल्टीप्लाई करूंगा 10,000 से
तो ये $700 हो जाएंगे, माइनस 0.07x इज इक्वल टू 625 ओके, $700, 10,000 के 10,000 ही लिखा है ना मैंने, यस, 7 डिवाइड 100 0.07, यस, 0.07 मल्टीप्लाई बाय 1000, 10,000, ये 700 ही होते हैं। अच्छा जी, अब मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा, 0.04 से निकाल दूंगा मैं 0.07, तो मेरे पास पैसे बचेंगे 0.03x और 625 से माइनस कर दूंगा 700। ओके, माइनस के 0.03x, 625 माइनस 700, तो माइनस के 75, माइनस से माइनस कैंसिल, 75 डिवाइडेड बाय 0.03, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो x की वैल्यू आ रही है 2500। 0.05 को खाली मैंने 0.03 को 75 से डिवाइड किया है, तो ये आंसर आपके पास आ गया। इसका मतलब जो पहली इन्वेस्टमेंट थी उसमें उसने इन्वेस्ट किया था 2500, और ऑफ कोर्स दूसरी वाली में उसने इन्वेस्ट किया होगा 10,000 से माइनस करेंगे 2500, इसका मतलब वो रिस्क टेकर था भाई, उसने ज्यादा पैसे वहां से इन्वेस्ट किए ताकि पैसे आ सकें। तो उसने कितने इन्वेस्ट किए थे, 7,500 रुपीज सेकेंड वाले में इन्वेस्ट किए थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रॉब्लम भी आपको समझ आ गई होगी और आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। मजे का प्रॉब्लम था। इस किस्म के प्रॉब्लम आपके पास डेफिनेटली आपके स्कोर्स को बूस्ट करेंगे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से इनमें हो रही है। और जनाब इस वर्कशीट में मजीद क्वेश्चन भी है, पर वीडियो काफी लेंदी हो गई है, तो जनाब ये वाला वीडियो रोक के इसी वाले को आप कर लीजिएगा और ये उसके आंसर आने चाहिए। जनाब नेक्स्ट प्रॉब्लम और मजेदार प्रॉब्लम है, और ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपसे कहा अगर आप चाहते हैं मेरे साथ फर्दर सीखना, अगर आप चाहते हैं अपने स्कोर्स को बेहतर से बेहतर करना, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं और ये सब की सब चीजें बहुत तफसील से आप मेरे साथ सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने वर्कशीट्स इनरिच बनाई हैं, अकॉर्डिंग टू AQ भी बनाई हैं, ताकि आप और बेहतर तरीके से सीख सकें। यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिए।